So, dear students, welcome to all of you in this class of statistics, introduction of statistics. You are smart students, CMA Foundation के जबरदस्त students हैं. You have chosen a professional course that is very much valuable in the market. The team Bright Vision Academy stands with you from the foundation stage to the stage when you clear your final. और हर स्टेज पर हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं. आप आगे बढ़ेंगे तो जग आगे बढ़ेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की. इंटरेस्टिंग ऑलरेडी है ये. इसमें आपको सिर्फ सुनना है और याद रखना है. अगर आपने बहुत अच्छे से सुना तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल फोकस कर कुछ ऐसे कंटेंट आपके सामने रखूंगा जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए और होपफुली अगर ये टॉपिक जो थ्योरी का है फिनिश ऑफ हो जाता है तो आज ही की क्लास में हम प्रैक्टिकल से भी स्टार्ट कर देंगे. एक अगला टॉपिक जो है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. So today we shall continue, we shall start with introduction of statistics and presentation of data. तो सर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है हम बात करते हैं. स्टार्ट करता हूं इस टॉपिक के साथ. सबसे पहली बात डियर स्टूडेंट्स ये समझने की है, ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स एस आखिर में जो लगा है उसके साथ एज इट इज, उस आखिर वाले एस के साथ एज इट इज. ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी बोला जाता है और प्लूरल सेंस में भी बोला जाता है. सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस. तो ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड हम सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में बोलते हैं और दोनों सेंस में इसका अलग अलग मीनिंग माना जाता है. क्या मतलब है सर ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में? व्हेन आई यूज दिस वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस देन आई मीन डेटा, देन आई मीन फैक्ट्स. सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. जब मैं इसको सिंगुलर सेंस में यूज करता हूं देन आई मीन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन आई मीन द मेथडोलॉजीज, द फॉर्मूले दैट वी अप्लाई इन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट, इसकी किताब, इसमें जो कुछ लिखा होता है, इसके फॉर्मूले, ये एक एज अ सब्जेक्ट जब हम बोलते हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड को सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं. आई लाइक स्टैटिस्टिक्स वेरी मच. इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है. आई वॉन्ट टू टेक अप स्टैटिस्टिक्स इन ग्रेजुएशन. मुझे ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स लेनी है, यानी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है. आई हैव स्कोर्ड 85% मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. मैंने स्टैटिस्टिक्स में 85% मार्क्स लिए हैं. यहां भी वर्ड स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट है और ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स यहां सिंगुलर सेंस में यूज हुआ है. सो व्हेन वी यूज इट इन सिंगुलर सेंस इट मींस सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स. उसके जो कुछ भी फॉर्मूले, जो कुछ भी उसके अंदर मेथडोलॉजीज हैं, वो सब का सब जो हम पढ़ते हैं वो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बोला जाता है सिंगुलर सेंस में. और जब मैं इस वर्ड को प्लूरल सेंस में बोलता हूं, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, देन इन प्लूरल सेंस इट मींस डेटा, इट मींस फैक्ट्स, इट मींस इंफॉर्मेशन. तो जब हम इसको स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में बोलते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन. जो कुछ भी फैक्ट्स है, डेटा है जिसके मैं बात कर रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन, वो फैक्ट्स, उसको हम प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स वर्ड से डिनोट करते हैं. एक एग्जांपल इसकी भी आइए समझते हैं. मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं. न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक बड़ी सी टेबल मेरे सामने आती है. उस टेबल पर लिखा हुआ होता है इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी उनकी कैपिटल हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डेमोग्राफी कैसी है, इलिटरेसी कैसी है, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट कैसा है, सारा डिटेल लिखा हुआ है. इतनी बड़ी टेबल में देखकर मेरे मुंह से निकलता है व्हाट अ वंडरफुल स्टैटिस्टिक्स. यानी क्या जबरदस्त डेटा है, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, कितने जबरदस्त फैक्ट्स रिप्रेजेंट करें, कितना अच्छा से इस डेटा को प्रेजेंट किया है. देन आई मीन स्टैटिस्टिक्स एज डेटा, इंफॉर्मेशन. एक और एग्जांपल लेते हैं. आप साइंटिस्ट हैं, आप अपनी लैब में काम कर रहे थे
आपके पास बहुत सारा डेटा बहुत सारे पेपर्स पर लिखा हुआ था, टेबल पर लिखा हुआ था, रखा हुआ था, वो सारे पेपर्स टेबल पर बिखरे हुए हैं। रात भर लैब में काम कर कर आपको नींद आती है, आप अपने रूम में जाकर सोने चले जाते हैं। सुबह को आप देखते हैं और वो पेपर्स सारे गायब हुए हैं। आपके मुंह से निकलता है, वेयर इज माई स्टैटिस्टिक्स, मेरी स्टैटिस्टिक्स कहां है, मेरा डेटा कहां है। सो हियर यू हैव यूज्ड दिस वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, और यहां आपका मतलब इससे डेटा है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है। तो सर हम सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स की भी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में भी पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डेटा है, ये डेटा, ये फैक्ट्स या ये इंफॉर्मेशन, ये आता कहां से है, ये डेटा हमारे पास कैसे कलेक्ट होता है, व्हाट आर द मेथड्स, वेज ऑफ गेटिंग दिस डेटा। सो ये जो डेटा होता है हमारे पास दो मेथड से कलेक्ट होता है। एक हम बोलते हैं प्राइमरी मेथड, और प्राइमरी मेथड से कलेक्ट होने वाले डेटा को प्राइमरी डेटा भी बोल देते हैं। एक होता है सेकेंडरी मेथड, और सेकेंडरी मेथड से कलेक्ट होने वाले डेटा को सेकेंडरी डेटा भी बोल देते हैं। प्राइमरी मेथड कौन सा मेथड है जिससे हमें डेटा मिलता है? आपने देखा होगा कई बार घरों में जा जाकर सर्वे करके कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाती है, बात करी जाती है, उनसे उनकी एज, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके लिटरेसी, ये सब पूछा जाता है और वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके लेकर आई जाती है। तो घर घर लोग जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं, एक सर्वे होता है इनफैक्ट, और उस सर्वे के थ्रू बहुत सारा डेटा आता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल सर्वेज भी होते हैं, इंडस्ट्रीज में, शॉप्स में, कारखानों में जा जाकर, फैक्ट्रीज में जा जाकर जो है सर्वे होता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इस तरह से जो डेटा आता है जिसमें हम सर्वे करते हैं, सर्वे कर कर पाए जाने वाला डेटा जो है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है, और इस मेथड से डेटा कलेक्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी मेथड। तो प्राइमरी मेथड इज बेसिकली सर्वेइंग, यस। तो हम लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम लेकर आते हैं। दिस इज सर्वेइंग, दिस इज प्राइमरी मेथड, और इससे जो डेटा आता है उसे हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। लेकिन एक तरीका और होता है डेटा कलेक्ट करने का। ये जो डेटा हम सर्वे करके ले रहे हैं, हो सकता है पहले से किसी ने सर्वे कर रखा हो, पहले से डेटा किसी के पास अवेलेबल हो सकता है जो डेटा हम लेना चाहते हैं लोगों के पास जा जाकर उसका डेटा हॉस्पिटल्स में मिल जाए, लाइब्रेरी में मिल जाए, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर डेटा मिल सकता है। सो व्हाई नॉट टू गो दीज प्लेसेस, हम इन प्लेसेस पर जाकर क्यों डेटा नहीं लेते? हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम उनसे कहते हैं, वहां के स्टाफ से, वहां के सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कि भी हमें डेटा चाहिए, तो आप प्लीज डेटा दीजिए और आपकी जो फीस है वो आप ले लीजिए। हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाते हैं, वहां से डेटा लेकर आ सकते हैं, हम किसी लाइब्रेरी से डेटा ले सकते हैं, हम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से डेटा ले सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डेटा ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से डेटा ले सकते हैं, रिजर्व बैंक से डेटा ले सकते हैं, गवर्नमेंट की किसी मिनिस्ट्री से, मशीनरी से डेटा ले सकते हैं। तो इस तरह से जो डेटा हमारे पास लेकर हमारे पास आ जाता है उस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, और इस तरह से डेटा कलेक्शन के मेथड को सेकेंडरी मेथड बोलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो सेकेंडरी मेथड से सेकेंडरी डेटा आया, प्राइमरी मेथड से प्राइमरी डेटा आया। सवाल उठता है कि सर कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है या कौन सा डेटा हमारे पास ज्यादा अच्छा होता है? तो मैं कुछ क्राइटेरिया यहां पर मार्क कर रहा हूं। एक टाइम, एक कॉस्ट, एक एक्यूरेसी, एक प्रिसीजन, और एक रिलायबिलिटी। बोर्ड पर नजर आ रहा है, थोड़ा छोटा छोटा सा है। यस सर, दिख रहा है। चलो, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में हमें बहुत समय लगता है, टाइम बहुत जाता है, बहुत लंबा सर्वे करना है, लोगों के पास जाना है। सेकेंडरी डेटा में टाइम कम जाता है। तो ये एडवांटेज हो गई सेकेंडरी डेटा की, डिसएडवांटेज हो गई प्राइमरी मेथड की, प्राइमरी डेटा की, कि टाइम बहुत लगता है यहां पर प्राइमरी मेथड में, सेकेंडरी मेथड में टाइम कम लगता है। एक और डिसएडवांटेज प्राइमरी मेथड की, यहां पैसा बहुत खर्च होता है, कॉस्ट बहुत आती है। और एडवांटेज सेकेंडरी मेथड की,
कि पैसा बहुत कम लगता है। आप किसी डिस्पेंसरी गए, वहां से डेटा कलेक्ट करके लिया है, उनको जो है 200-400 रुपए जो उनकी फीस थी वो आपने दे दी। आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गए, 500 रुपए 800 रुपए जो उनकी फीस थी दी, और बहुत बड़ा सा डेटा कंपाइल करके आप लेकर आ गए। कॉस्ट कम लगती है। प्राइमरी मेथड में कॉस्ट इसलिए लगती है क्योंकि सर्वे करना है, घरों घरों तक जाना है, लोगों को ट्रेन करना है, कई सारे लोग इस काम के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, बहुत टाइम लग सकता है, बहुत कॉस्ट आएगी। बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा प्राइमरी मेथड में, प्राइमरी मेथड इज मोर एक्यूरेट देन सेकेंडरी मेथड। अब ये प्राइमरी मेथड की एडवांटेज हो गई और सेकेंडरी की डिसएडवांटेज हो गई। प्राइमरी मेथड में जो डेटा आता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। क्यों भाई, क्यों एक्यूरेट होता है, क्या वजह है उसकी? ध्यान से सुनिए उसकी वजह क्या है। प्राइमरी मेथड में जो सर्वे किया है वो अभी किया है, और जो सर्वे अभी किया है उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट होंगी। सेकेंडरी मेथड में जो आप डेटा लेकर आ रहे हैं, ये डेटा पुराना है, ये डेटा 2 साल पहले का है, 3 साल पहले का है, 8 महीने पहले का है, और उस 2 साल से लेकर अब तक में बहुत चेंजेस आ गए होंगे। किसी की सैलरी घट गई होगी, किसी की सैलरी बढ़ गई होगी, कोई एम्प्लॉयड हो गया होगा, कोई अनएम्प्लॉयड हो गया होगा, किसी के फैमिली मेंबर्स में कमी आई होगी, किसी के फैमिली मेंबर्स बढ़ गए होंगे। तो सेकेंडरी मेथड से जो डेटा मिला है वो 2 साल पहले का, 1 साल पहले का है, जो अब वो उतना एक्यूरेट नहीं है जो डेटा प्राइमरी मेथड का एक्यूरेट है। ठीक है, यस यस यस, बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. प्रिसीजन की बात करते हैं। देखो बेटा, इन 2 वर्ड्स में फर्क समझिए, एक एक्यूरेसी, एक प्रिसीजन। प्राइमरी मेथड से कलेक्ट होने वाला जो डेटा है वो ज्यादा प्रिसाइज है, सेकेंडरी मेथड से कलेक्ट होने वाले डेटा कम प्रिसाइज है। ये भी एडवांटेज हो गई प्राइमरी मेथड की, डिसएडवांटेज सेकेंडरी मेथड की। सब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क क्या है सुन लीजिए। प्रिसाइज का मतलब है जो चाहिए वो हो और जो नहीं चाहिए वो ना हो। प्राइमरी मेथड में हम सर्वे कर रहे हैं, हम जब घर घर जाएंगे, लोगों तक मिलेंगे, बात करेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है वो लेंगे, जो नहीं लेनी वो छोड़ देंगे। तो प्राइमरी मेथड 100% प्रिसाइज है, लेकिन सेकेंडरी मेथड जरूरी नहीं 100% प्रिसाइज हो। आप सेकेंडरी मेथड से डेटा कलेक्ट करके ले आए, किसी एजेंसी से आपने डेटा ले लिया। अब जब आपने डेटा देखा तो आपको रियलाइज हुआ, अरे इस डेटा के अंदर तो लोगों का रिलीजन भी लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हमें जरूरत तो नहीं है, हमें जरूरत तो नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने डेटा टटोला, फिर उसको एनालाइज किया, फिर आपने थोड़ी देर सोचा, अरे यार इसमें तो सैलरी लिखी भी नहीं है, हमें तो सैलरी चाहिए थी, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जानना था, अब यहां सैलरी तो है नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। तो कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो है नहीं, और जो नहीं चाहिए वो है। इसका मतलब सेकेंडरी डेटा ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, प्राइमरी डेटा जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, और बात आती है रिलायबिलिटी पर। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि प्राइमरी मेथड ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा प्रिसाइज है, इसलिए ज्यादा रिलायबल है। क्योंकि सेकेंडरी मेथड कम एक्यूरेट, कम प्रिसाइज है, इसलिए कम रिलायबल है। आई होप ये कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. शाबाश, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला पेज ओपन करता हूं। बात कर रहे हैं प्राइमरी मेथड की, जिसमें हम सर्वे करते हैं। तो ये जो प्राइमरी मेथड है, जिसे हम सर्वे भी बोलते हैं, ये 2 तरह का हो सकता है। एक सर्वे जिसे हम कहते हैं सैंपलिंग, और एक सर्वे जिसे हम कहते हैं सेंसस। सर्वे करके डेटा लाया जाए तो 2 तरीके से सर्वे हो सकता है। समझते दोनों तरीके को। लक्ष्मी नगर के अंदर जितने भी घर हैं वहां जा जाकर डेटा कलेक्ट कर लेकर आना है हमें। अब लक्ष्मी नगर में 5 लाख की आबादी है भाई, इतने सारे घर हैं, कैसे लोगों को हम टच करेंगे, किस तरह से टैप करेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन लेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ कॉस्ट एज वेल। तो अब एक तरीका आसान हो सकता है कि भी एक काम करते हैं, हमें लक्ष्मी नगर का डेटा इसीलिए कलेक्ट करना है क्योंकि यहां का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जानना है। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसकी सिर्फ 10% पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर लें, 10%, और उस 10% से हमें कुछ अंदाजा लग सकता है कि
डेटा कैसा है, पॉपुलेशन कैसी है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। तो हम लक्ष्मी नगर को कुछ पॉकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ABCDEFGH, और हर पॉकेट से 10-10% लोगों को ले लेते हैं। एक पॉकेट जहां बिल्कुल पॉश कॉलोनी है, जो बहुत अच्छे लोग रहते हैं इकोनॉमिकली, एक पॉकेट ऐसी भी लेते हैं जो मिडिल क्लास है, एक और लोअर मिडिल क्लास है, एक और जहां पर बहुत पुअर लोग रहते हैं, एक और जहां बिल्कुल ही एब्सोल्यूट डाउन बिलो द मार्जिन लोग रहते हैं। हर पॉकेट से हम 10-10% लोग ले लेते हैं, और वो 10% लोग लेकर टोटल लक्ष्मी नगर के हमें अंदाजा हो जाएगा कि लक्ष्मी नगर में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। सो वी आर नॉट गोइंग टू एवरी पर्सन, वी आर नॉट नॉकिंग एवरी डोर। हम सिर्फ 10% लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 10%, 5% कुछ भी हो सकता है। वी आर एम्प्लॉइंग सैंपलिंग मेथड। इस मेथड को हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। सर्वे तो कर रहे हैं, लेकिन हर घर नहीं जाएंगे, हर लोगों तक रीच नहीं करेंगे, बल्कि एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन फ्रैक्शन हम कवर अप करेंगे, और उस फ्रैक्शन से ही हम अपना काम चला लेंगे। वो हमें काफी कुछ अच्छा आइडिया दे देगा। दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग। एक इसके विपरीत मेथड होता है जिसे हम कहते हैं सेंसस मेथड। बेसिकली सेंसस का मतलब होता है कवरिंग ऑल, सैंपलिंग का मतलब कवरिंग फ्यू, सेंसस का मतलब कवरिंग ऑल। अगर सारे घरों में जाएं, सब लोगों को टच करें, सबसे इंफॉर्मेशन लें और डेटा कलेक्ट लेकर आएं, भले ही उसमें बहुत टाइम लगे, बहुत कॉस्ट लगे, बट दिस मेथड इज कॉल्ड एज सेंसस मेथड। तो शायद हम में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सेंसस सिर्फ हम इंडिया में होने वाले हर 10 साल में जो इन्यूमरेशन है उसे कहते हैं। गलत। तो अब अपनी सेंसस के डेफिनेशन को सही कर लीजिए। सेंसस का मतलब कोई भी सर्वे हो सकता है, किसी भी इलाके का, छोटे बड़े का हो सकता है। सिर्फ इतनी बात हमें फॉलो करनी होती है कि उस रीजन में सारे यूनिट्स का, हाउसेस का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, सबको कवर अप करते हैं। इसलिए उस मेथड को उस समय हम सेंसस मेथड कहते हैं। आ गई बात समझ में? कई बार कुछ सर्वे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें बहुत कुछ हमें खर्चना पड़ता है, बहुत सारा जो है पैसा खर्चना पड़ता है। जैसे इंडिया में हर 10 साल में सर्वे होता है, तो कई बार कुछ बड़े लेवल पर जब हमें सर्वे कराना होता है तो उसकी जगह एक छोटा सा एक सर्वे करके देखते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पायलट सर्वे। ये पायलट सर्वे का मतलब होता है कि हम पहले इस सर्वे को छोटे से इलाके में 2-3 गलियों में करके देखते हैं, और जब गलियों में, कुछ छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में सर्वे होगा तो सर्वे करने वाले घर तक जाएंगे, उनके रिस्पांस को हम रिकॉर्ड करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी इससे रिलेटेड कि क्या हम इस सर्वे को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। सर्वे हमने किया, लोग गए, पायलट सर्वे किया। पायलट सर्वे करने के बाद जब लोग आए तो हमें बहुत कुछ फीडबैक अच्छा मिला। कुछ लोगों ने कहा अरे फॉर्म में ये क्वेश्चन भी डालने चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें रियलाइज हुआ बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने कहा कि भी लोग कहते हैं संडे को आना, कुछ लोगों ने कहा लोग कहते हैं संडे को मत आना, कुछ लोगों ने कहा कि भी ये काम का टाइम होता है, इस समय मत आओ, उस समय मत आओ। तो इस तरह की जब बातें आती हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में अगर हम सर्वे करेंगे तो ये सिचुएशन कैसे फेस करें, इन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। यही रीजन होता है पायलट सर्वे करने का। तो कई बार एक सर्वे छोटा मोटा, छोटे से लेवल पर करवाया जाता है, ये सिर्फ जज करने के लिए कि वो सर्वे हमें किस अंदाज में आगे लेकर चलना चाहिए। सो वो जो छोटा मोटा सर्वे है उसको हम पायलट सर्वे भी कहते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है? यस सर। शाबाश शाबाश। जो डेटा हमारे पास आता है प्राइमरी मेथड से, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी मेथड से जो डेटा आता है, सेकेंडरी मेथड, उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। कहां कहां से ये डेटा मिल सकता है भाई? बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, लोकल लेवल पर भी हो सकता है, नेशनल लेवल पर भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकता है, जिनसे हम डेटा कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल लोकल लेवल पर कोई लाइब्रेरी भी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल भी हो सकता है, कोई म्यूनिसिपैलिटी भी हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन भी हो सकती है, और नेशनल लेवल पर कोई मिनिस्ट्री भी हो सकती है ना, मिनिस्ट्री। और इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कोई WHO भी हो सकती है भाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इनसे भी हम डेटा ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेथड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें जल्दी जल्दी से। यस सर। शाबाश शाबाश, सर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी बेटा क्या कह रहे हैं? सैंपलिंग एक बार फिर से बताएं। सैंपलिंग का मतलब होता है
ऐसा सर्वे जिसमें हम इलाके के हर घर को कवर अप नहीं करेंगे, बल्कि उसका एक फ्रैक्शन, एक अमाउंट लेंगे, उसको हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी नगर में 5 लाख फैमिलीज हैं, तो हम 5 लाख घरों में नहीं जाएंगे, बल्कि इसमें से 5,000 या 50,000 घरों में जाकर उनका डेटा कलेक्ट करके ले लेंगे और उससे ही हम काम चलाएंगे, उससे ही हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट करने को हम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। ये भी सर्वे होता है। सेंसस का मतलब होता है सबको कवर अप करना, सबका डेटा लेना, ये भी सर्वे होता है। तो सेंसस इंडिया में होने वाला हर 10 साल में सेंसस वो भी होता है, और किसी भी सर्वे को सेंसस कह सकते हैं जिसमें हर पर्सन को कवर अप किया जाए, हर जगह से डेटा लिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर फर्दर डेटा की। ये जो डेटा है, ये फैक्ट्स हैं, ये हमारे पास जो आते हैं ये 2 तरह के होते हैं। डेटा एंड फैक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट तो आएगा बाद में। एक हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, और एक बोला जाता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा डेटा है जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एज है, सैलरी है, वेट है, मार्क्स हैं, ये सब का सब क्वांटिटेटिव डेटा है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा जिसे हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं भाई। और बेसिकली ये जो डेटा होता है, ये इंफॉर्मेशन हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दिस डेटा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। कोई एग्जांपल हो सकती है इसकी? जैसे हम इंटेलिजेंस पर बात करें भाई, क्या लिख दिया मैंने? Quality of milk. शाबाश। इंटेलिजेंस पर बात करें, किसी क्वालिटी पर बात करें, यानी हम कुछ नंबर से स्पेसिफाई जब तक नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, इंटेलिजेंस पर मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये कम इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये और भी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम। अभी ये क्वालिटेटिव डेटा है, लेकिन इस इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए मैंने कोई टेस्ट रख दिया, उसके मार्क्स हो गए, तो अब ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। हम मिल्क की क्वालिटी की बात करें, मिल्क कैसा है, ऐसा है, सब ग्रेड है, स्टैंडर्ड का है, सुपर स्टैंडर्ड है, तो अभी ये क्वालिटेटिव डेटा है। लेकिन इस ग्रेड में कुछ हमने कुछ मार्क्स, कुछ नंबर, एट्रीब्यूट नंबर लगा दिए, तो फिर वो क्या बन जाता है? क्वांटिटेटिव डेटा बन जाता है। हमारी कोशिश होती ही ये है कि हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का बेसिक फीचर है, इट टॉक्स अबाउट नंबर्स। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो स्टैटिस्टिक्स, Yes, sir. फैक्ट या डेटा, इसको हम किस तरह से क्या क्या नाम देते हैं, ये जो है आपका क्लियर हो जाता है। तो अब हम यहां पर एक टर्म पढ़ते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली डेटा को ही बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं एज, अब ये एज एक वेरिएबल है। वेरिएबल वेरी करेगा, यानी ये किसी पर्सन की एज कुछ और होगी, फिर वेरी करेगा, किसी की और कुछ, किसी की और कुछ एज, किसी की एज कुछ और, किसी की कुछ और एज। इसी तरह से वेज, ये भी एक वेरिएबल हो सकता है। फैक्ट्री के अंदर लोगों की वेजेस कैसी हैं। सो डेटा या वेरिएबल जब हम बात करते हैं, तो वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं वेरिएबल 2 तरह का होता है। वेरिएबल 2 तरह का होता है। एक वेरिएबल होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। यानी वेरिएबल या डेटा जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, टेबल में लिखकर दिखा रहे हैं, वो या तो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिसको हम सिर्फ होल नंबर्स में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब सुनना, मैं बात जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको यहां पर, जो अक्सर बच्चे जिसमें गलती कर देते हैं। देखिए, हम किसी क्लास के स्टूडेंट्स का वेट लिख रहे हैं, क्या ये वेट डेसिमल में आ सकता है? बताओ बच्चों। No, sir.
अरे आ सकता है भाई। Yes, sir. आ सकते हैं सर। हाँ, किसी का वेट 60.5 किलोग्राम है, किसी का 70.3 किलोग्राम है। डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है। डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल। जैसे मैं 3/2 कहूं तो 3/2 फ्रैक्शन है, लेकिन इसी का डेसिमल में मतलब होता है 1.5। तो डेसिमल या फ्रैक्शन एक ही बात होती है। सो एज कैन बी a variable in decimal, weight can be a variable in decimal। ये वेरिएबल ऐसे हैं जो डेसिमल में हो सकते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब डेसिमल में हो सकते हैं। और जो डेसिमल या फ्रैक्शन में हो सकता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। तो ये किसी भी नंबर में एक्सप्रेस हो सकता है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, यानी मैं सीधे सीधे लफ्जों में लिखूं रियल नंबर, रियल नंबर में सब कुछ आ गया। ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर नेगेटिव भी तो होता है ना, पॉजिटिव भी होता है, डेसिमल में भी हो सकता है और फ्रैक्शन में हो सकता है या होल नंबर में भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो इस वेरिएबल को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। शाबाश शाबाश। जैसे अब आपने एग्जांपल ली टेम्परेचर, एक अच्छा एग्जांपल आया यहां पर टेम्परेचर। लेकिन एक वेरिएबल ऐसा होता है जो सिर्फ होल नंबर में एक्सप्रेस होता है। सुनना बात ध्यान से बेटा, यहां आप वो बात बताने जा रहा हूं जहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। कौन सा वेरिएबल ऐसा होता है सर जो होल नंबर में ही एक्सप्रेस होता है? जब भी आपकी डेटा में, आपकी इंफॉर्मेशन में ये काउंटर आ जाए, नंबर ऑफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल लिख रहा हूं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन अ मीटिंग। कितने स्टूडेंट ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया? अब मैं डेट डाला हूं, आज की डेट में 4 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, आज की डेट में इतना, आज की डेट में इतना, आज की डेट में इतना। स्टूडेंट्स हु कनेक्टेड इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ ब्राइट विजन एकेडमी। अब मैं डेट डाल रहा हूं, आज की डेट में इतने स्टूडेंट ने कनेक्ट किया, आज की डेट में इतने। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह रहा हूं ये काउंटर है, और ये कभी भी नेगेटिव नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, कभी भी डेसिमल में भी नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता इस समय मेरे पैनल पर 57.5 स्टूडेंट्स जुड़े हुए, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं। अरे भाई 57.5 का क्या मतलब? या तो 57 लोग होंगे या 58 लोग होंगे। समझ रहे हैं ना? यस सर। Yes, तो sir. जब भी हम डेटा में काउंटर की बात करते हैं, जो किसी चीज की काउंटिंग करता है, अगर वेरिएबल काउंटर है तो वो हमेशा नंबर ऑफ होगा, हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ये हमेशा होल नंबर में एक्सप्रेस होता है। ये वो डेटा है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। अब इसके अलावा 2 डेटा और हैं जो डिस्क्रीट कहलाते हैं, जहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। मार्क्स, ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल में काउंट होता है। ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है। सैलरी, ये भी डिस्क्रीट में काउंट होता है, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है। अब आप में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मार्क्स, अरे मार्क्स तो डेसिमल में भी आते हैं, मैंने टेस्ट दिया था, मेरे 10.5 नंबर आए थे। 20 मार्क का टेस्ट था, 20 में से 10.5 आए। आप तो कह रहे हैं सर डेसिमल में नहीं हो सकते, मार्क्स तो होल नंबर है, मार्क्स तो डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो 20 में से 10.5 आए थे ना। सुनो 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 सुनो, इसका मतलब 40 में से 21 मार्क्स थे। 40 में से कितने मार्क्स थे? 21 मार्क्स थे। तो वो 40 मार्क का टेस्ट मान लो, मार्क्स कितने थे? 21 थे। अब आप कहेंगे सर ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। ये क्या बात हुई? 20 मार्क का टेस्ट था, 10.5 आए, आप कह रहे नहीं उसको 40 में से 21 मान लो। तो 40 में से 21, ठीक है, फ्रैक्शन हटा दिया आपने, लेकिन ये तो जबरदस्ती की बात हो रही है। तो मैं अब इस पर एक और बात आपको ट्रस्टिंग बता रहा हूं। जितने बच्चे आप जुड़े में, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 10वीं क्लास आप सबने पास करी है, 12वीं क्लास Yes, का आप sir. सबका एग्जाम हो चुका है। किसी के भी मार्कशीट पर किसी भी सब्जेक्ट में डेसिमल नंबर है? No, sir. नो सर। नो सर। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दो कि सर मेरे इस सब्जेक्ट में मार्कशीट में डेसिमल में मार्क्स लिखे हुए हैं। नहीं है सर। नहीं है। बेटा No, sir. यस, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, यूएस हो, यूके हो, ये इंटरनेशनल रूल है। किसी के मार्क्स डिग्री के अंदर उसके मार्क्स डेसिमल या फ्रैक्शन में कभी भी नहीं दिए जाएंगे। वो एक
अलग हम कर लेते हैं उसको, इस रूल को तोड़ करके हम क्लास टेस्ट होता है तो 20 में से 10.5 कर लिए, बट द रूल सेज मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। इसीलिए जो जेन्युइन जो मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? मार्क्स की बात कर रहा हूं, परसेंटेज की नहीं कर रहा, क्योंकि फिर परसेंटेज में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ हाँ, परसेंटेज सिर्फ मार्क्स का ही नहीं निकलता, कई सारी चीजों का निकलता है, समझ रहे हैं ना? सर बट परसेंटेज नेगेटिव भी नहीं होती। हाँ, तो मैं परसेंटेज की बात भी नहीं कर रहा। मार्क्स इज काउंटेड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। गलत मत लिखना, अब एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो मार्क्स को क्या लिखोगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मार्क करना, वरना बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं अरे मार्क्स तो डेसिमल में भी आते हैं भाई। तो नहीं बेटा, मार्क्स डेसिमल में नहीं होते। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर कहीं पर भी आप देखोगे किसी भी डिग्री मार्कशीट के अंदर मार्क्स नेगेटिव न फ्रैक्शन में होते हैं। चलिए एक और, सैलरी, कभी भी सैलरी नेगेटिव या डिस्क्रीट वेरिएबल सॉरी डेसिमल में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, ये हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल मानी जाती है। अब आप कहेंगे लो सैलरी डेसिमल में क्यों नहीं हो सकती? तो मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं। हमारे इलाकों में कई बार कुछ जगह ऐसा होता है कि प्राइवेट स्वीपर्स आते हैं। प्राइवेट स्वीपर्स का मतलब वो घरों घरों जाकर कूड़ा उठाते हैं बेटा, ऐसा ही होता है। यस Yes, सर। आप में से कुछ बच्चों के यहाँ होता होगा, Yes, मेरे sir. यहाँ तो नीचे सोसाइटी में आता है, वो सबका Yes, कूड़ा नीचे जाता है, वो अपने आप ही ले जाता है, हमें पता नहीं लगता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता है, वो आते हैं और वो डस्टबिन में से कूड़ा उठाकर लेकर जाते हैं। आप में से कोई भी एक फैमिली ऐसी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो महीने में उसको 201 रुपया देती है, 301? नो सर। No, कोई sir. है ऐसा? नो सर। अरे भाई, हाँ, 200 सर। देते हो गए, 100 देते हो गए, 50 देते हो गए, 500 देते हो गए, 1000 देते हो गए, ऐसा भी नहीं देता वो कोई। मैं देता तो 200, लेकिन मैं अब बढ़ा रहा हूं, उसके 217 रुपए कर दूंगा। कभी भी नहीं होता ना, नो सर। नो सर। कभी नहीं होता। इतनी सी सैलरी है, इतनी सी सैलरी आप कभी भी 1-1 रुपया में नहीं बढ़ाते। डेसिमल तो बहुत दूर की बात है। सपोज आप स्वीपर को 100 रुपया देते हैं, आप सोच रहे हो आप बहुत टाइम हो गया, अब मुझे इसकी सैलरी बढ़ानी है, आप 120 कर दोगे, 125 भी शायद हो सकता है कर दो, लेकिन ऐसे नहीं करोगे 125.5। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। यस यस सर। यस यस। तो बेटा ये जब इतनी सैकड़ों में जो सैलरीज हैं 100-200 रुपए में, ये डेसिमल में नहीं होती, तो जो एक पर्सन किसी कंपनी में 50,000 रुपए की सैलरी पर काम करता है, तो क्या कंपनी उसको डेसिमल में सैलरी देगी? कभी होता है किसी की सैलरी डेसिमल में आती है? नो सर। No, sir. नहीं आती ना। पता लगा चुन्नू के पप्पा की सैलरी आ रही है 10,531 रुपए 25 पैसे। अरे भाई ये कौन सी बैलेंस शीट बनाई थी? समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस यस यस। तो अब आपको रूल समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है, सैलरी इज कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, मार्क्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। इसके अलावा हाँ, बैलेंस शीट में कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जो कि करोड़ों में, वो डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि उसमें प्लस माइनस करके हम हिसाब किताब निकाल रहे हैं। खर्चा कितना आया, कितना गया, कितना माइनस बैलेंस प्लस करके हमने उसको बैलेंस शीट तैयार करी, और वो सारा हिसाब किताब डेसिमल में आ सकता है, चाहे वो करोड़ों में। तो वो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो सैलरी बोल रहा हूं, मैं प्रॉफिट नहीं बोल रहा, मैं कॉस्ट नहीं बोल रहा। सैलरी इज कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, मार्क्स इज कंसिडर्ड एज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। बच्चों बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सो अब ये जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा को सर हम प्रेजेंट कैसे करेंगे? डेटा प्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने के बेसिकली बेटा 3 तरीके हैं। एक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, एक है टेबुलर प्रेजेंटेशन, एक थर्ड मेथड है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। Diagrammatic presentation. So presentation of data can be in 3 ways: textual presentation, tabular presentation and diagrammatic presentation. Textual presentation of data का मतलब है डेटा सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में लिखा हुआ है। जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना, सुबह 10:20 पे टॉस हुआ, टीम ए जीती, उसने पहले बैटिंग करी, इतने उसने विकेट लिए, इतनी बॉलिंग करी,
टीम बी के इतने विकेट गिरे, इतनी बॉलिंग करी, इतने मैच से, इतने रन से मैच जीत गए, इतने विकेट से मैच जीत गए या हार गए, ये डेटा ही तो है, लेकिन कैसे लिखा हुआ है? टेक्स्ट की शक्ल में। समझ गए मेरे बच्चों? यस सर। Yes, शाबाश। तो Yes, ये sir. है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम अक्सर न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बुक्स के अंदर देखते हैं, लेकिन ये डेटा का प्रेजेंटेशन तब यूज करते हैं जब डेटा छोटा सा होता है, जब इंफॉर्मेशन छोटी सी होती है। ये एक क्रिकेट मैच की बात हो रही है, हमने लिख दिया ए टीम बी टीम इतने बजकर इतने मिनट पर ये टॉस, उसने जीता, इतने विकेट, इतने रन, ये सारी हमने इंफॉर्मेशन लिख दी 3-4 लाइन के अंदर, फिनिश। तो ये छोटा सा टेक्स्ट है, इसमें भी हम कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, अब ये एक टेस्ट मैच था, एक और मैच हुआ, एक और मैच हुआ, और पूरा टूर्नामेंट हो गया, इतनी सारी टीम्स, इतने सारे मैचेस खेले गए, इतने सारे जो है उसमें मैचेस में फिर सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, कौन जीता, कौन हारा, कितने विकेट, कितने रन, बेस्ट मैच, मैन ऑफ द मैच, और ये पूरी पूरी सीरीज हो गई बेटा। तो उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन को आप जरा इमेजिन करिए, टेक्स्ट के अंदर कॉलम में, एक न्यूज़पेपर का बड़ा सा कॉलम में ऊपर से पढ़ता जा रहा हूं, सारा टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, सारी टीम का डेटा ऐसा दिया हुआ है, पूरे टूर्नामेंट का डेटा ऐसा दे दिया, तो थोड़ा सा तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद सर पकड़ लूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरे बस के नहीं है ये। समझ में आ रही है बात? यस सर। Yes, तो sir. जब Yes, डेटा sir. बल्कि होता है, बहुत सारा होता है, तो हम उसको कभी भी टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं करते। टेक्सचुअल डेटा प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ छोटा डेटा होता है, इसीलिए वो टेक्स्ट में प्रेजेंट होता है। जब डेटा बहुत सारा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं होता, तब उसको हम टेबल में या डायग्राम में प्रेजेंट कर लेते हैं। बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। सो कैन ऑल ऑफ यू लिसन टू मी? Yes, sir. चलो Yes, बेटा, sir. मेरी एक इंपॉर्टेंट Yes, sir. कॉल जल्दी से मैं बस रिसीव कर रहा हूं, फिर आपको कनेक्ट करता हूं दोबारा से। Okay, sir. सो डेटा का प्रेजेंटेशन टेक्सचुअल भी हो सकता है, टेबुलर भी हो सकता है, डायग्रामेटिक भी हो सकता है। अगर डेटा बल्कि है, भारी है, बहुत सारा डेटा हो जाता है, तो फिर हम उसको टेबल में या डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल बताई, छोटा सा डेटा है तो टेक्स्ट में, अगर बहुत सारा बड़ा डेटा हो जाएगा तो फिर हम उसको टेबल या डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, शाबाश। तो अब बात करते हैं टेबल की। सर, टेबल के अंदर डेटा जो हम प्रेजेंट करते हैं, तो मोटा मोटा टेबल को बनाने के 3 तरीके हैं, या टेबल के अंदर जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो 3 तरह से प्रेजेंट हो सकती है। एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। टेबल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको मैं बाद में शेयर करूंगा, लेकिन अभी टेबल में जो हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं उसको समझते हैं। वो डेटा या तो इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है, या डिस्क्रीट सीरीज कहलाता है, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाता है, ग्रुप डिस्कशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स यहां स्पेस है, मैं लिख देता हूं। सपोज मार्क्स थे 25, 25, 37, 38, 40, 42, 42, 42, 55, 55, 55, 67, 67। कितने हुए ये बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो ये 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैंने यहां इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। ये कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। यहां लिख दिया मैंने सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, और ये सीरियल नंबर गया 13 तक। सारे के सारे 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने यहां पर प्रेजेंट कर दिए। इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमने डेटा इस तरह से प्रेजेंट किया है।
ठीक है बेटा, ये भी एक टेबल है, छोटी सी टेबल है, लेकिन मैं इस टेबल को कॉम्पैक्ट कर सकता हूं, छोटा बना सकता हूं। किस तरह से? मैं यहां लिखता हूं मार्क्स, ठीक है, और यहां लिखता हूं फ्रीक्वेंसी। मैं कहता हूं 25 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 2। 37 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं सर? 1। 38 मार्क्स वाले 1, 40 वाले 1, 42 वाले 1 2 3, 42 वाले 3 स्टूडेंट्स, 55 वाले 1 2 3, और सर 67 वाले 2 स्टूडेंट्स। तो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर सब कुछ? Yes, sir. यस यस, बच्चों समझ में आ रहा है। सो मैंने अब डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। मैंने इसी डेटा को कॉम्पैक्ट फॉर्म में किस तरह से लिखा? 25 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स, 37 वाले 1, 38 मार्क्स वाला 1, 40 मार्क्स वाला 1, 42 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स, 55 वाले 3 स्टूडेंट्स, 67 वाले 3 स्टूडेंट्स। ये टोटल स्टूडेंट्स की जब मैं काउंटिंग करूंगा, अब भी ये 13 स्टूडेंट्स ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरह से टेबल कॉम्पैक्ट करने के बाद जो टेबल मुझे मिलती है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं सर? डिस्क्रीट सीरीज। ये था इंडिविजुअल सीरीज, ये था इंडिविजुअल सीरीज, और अब मैंने यहां पर लिख दी डिस्क्रीट सीरीज। बच्चों क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इस टेबल को और चाहूं तो कॉम्पैक्ट कर सकता हूं, मैं इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकता हूं। 0 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं सर? फ्रीक्वेंसी 0 से 20 में कोई भी नहीं है। 20 से 40 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 से 40 में ये काउंट होगा 1 2 3 4। ध्यान से सुनिए, ये वाला जो 40 है मैं काउंट नहीं कर रहा, ये काउंट नहीं कर रहा। 1 2 3 4, 38 तक काउंट कर रहा हूं, 4 स्टूडेंट्स। 40 से 60 के बीच अब ये 40 काउंट करूंगा। ये स्टैटिस्टिक्स का रूल है। देखिए इधर जहां मैं दिखा रहा हूं, अगर किसी के मार्क्स 20 हैं तो वो यहां काउंट नहीं होगा, नीचे काउंट होगा। अगर 40 है तो यहां काउंट नहीं होगा, नीचे काउंट होगा। तो यही मैंने किया है। 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट इस क्लास में काउंट नहीं करा, इस क्लास में काउंट होगा। तो 40 से 60 के बीच कितने स्टूडेंट्स हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7। और सर 60 से 80 के बीच कितने स्टूडेंट्स हो गए? 1 2। सबको सम अप कर लेते हैं। 7 4 11, 11 और 2 13। 13 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके मार्क्स ये हमने टेबल में रिकॉर्ड किए हैं। डेटा को और कॉम्पैक्ट कर दिया। इस तरह से डेटा प्रेजेंट करने को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये Yes, बात sir. करी है हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी की, ये बात करी थी डिस्क्रीट सीरीज की, और ये बात करी है इंडिविजुअल सीरीज की। ठीक है, Yes, sir. चलो शाबाश, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टेबल में कुछ और चीजें ऐड करते हैं। नेक्स्ट पेज। तो बात चल रही है सर टेबुलर प्रेजेंटेशन की। जब हम डेटा टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो ऊपर इस तरह से हमारे पास एक पूरा टेबल पर एक ऊपर ब्लॉक होता है। इसको सॉरी ये ग्लास मुझसे गिर गया। चलो, इस तरह से जो डेटा हम जब टेबल में प्रेजेंट करते हैं, तो डेटा ये जब हम टेबल में प्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हेड ऑफ द टेबल। इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द टेबल। ठीक है, और यहां डेटा प्रेजेंट करते हैं रोज के अंदर, इस तरह से कॉलम के अंदर डेटा प्रेजेंट करते हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ठीक है। सो अब ये डेटा जब हम रोज एंड कॉलम्स में प्रेजेंट करते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या है? ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन है इसे हम रोज कहते हैं, ये जो वर्टिकल प्रेजेंटेशन है इसे हम कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन को रोज, वर्टिकल प्रेजेंटेशन को हम कॉलम बोलते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? No, sir. शाबाश शाबाश। यहां हम क्या लिखते हैं? डेटा के कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं, जैसे नेम,
एज, सैलरी, एड्रेस एंड सो ऑन, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर भरी जाती हैं। किसी एक रो और किसी एक कॉलम को इंटरसेक्ट कर कर जो स्पेस बनता है, जैसे इस रो और इस कॉलम को इंटरसेक्ट करा तो ये स्पेस बन गया, इस कॉलम को इस रो को इंटरसेक्ट करा ये स्पेस बन गया। तो ये जो मैं डार्क मार्क कर रहा हूं, ये जो एक स्पेस है इसको हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक सेल बोलते हैं, सेल बोलते हैं। शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब डेटा प्रेजेंट होता है टेबल के अंदर, ये टेबल का हेड है, इसके अंदर हम टेबल का टाइटल लिखते हैं, टेबल का नंबर लिखते हैं और कभी कभी हम वेरिएबल के यूनिट्स भी लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल में कहीं एज आई है तो सर एज आप मंथ में लिख रहे हो या ईयर्स में लिख रहे हो, तो आप यहां पर ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं एज सैलरी में। सैलरी लिखी है आपने, अरे एज सैलरी में नहीं, एज ईयर्स में, सॉरी एज किस में लिख रहे हैं आप? ईयर्स में लिख रहे हैं या मंथ में लिख रहे हैं, ये आपने यहां पर प्रेजेंट कर दिया सर। ठीक है, सैलरी आप प्रेजेंट कर रहे हैं सर, सैलरी किस में प्रेजेंट कर रहे हैं? रुपीस में या डॉलर्स के अंदर, वो आपने यहां पर लिख दिया। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इस हेड बॉक्स के अंदर, इसको हेड ऑफ द टेबल या इसको हेड बॉक्स भी कहते हैं, इस हेड बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और हेड बॉक्स में टेबल का टाइटल भी होता है, टेबल का नंबर भी होता है। ठीक है, यस सर। चलिए, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अब ये जो मैंने हेडिंग डाली है, ये इस कॉलम की हेडिंग है। कॉलम की हेडिंग नेम, इस कॉलम की हेडिंग एज, इस कॉलम की हेडिंग सैलरी, इस कॉलम की हेडिंग एड्रेस। ऐसे ही रो की भी हेडिंग होती है। ठीक है, रो की हेडिंग फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर रो लेता हूं, ये सारी रोज हो गई, देखिए मैं छोटा बारीक बारीक सा बना रहा हूं, और इन सारी रोज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कौन सा डिपार्टमेंट है सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर यहां पर कुछ रोज हो गई, और ये कौन सा डिपार्टमेंट है सर? ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो हेडिंग लिखी है मैंने, ये रोज के रेस्पेक्ट में है। इन सारी रोज के लिए हेडिंग है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हेडिंग कॉलम को भी रिप्रेजेंट करती है, हेडिंग रो को भी रिप्रेजेंट करती है। कॉलम की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं, रो की हेडिंग को स्टब कहते हैं। सो कॉलम की हेडिंग, कॉलम हेडिंग is called as caption and row heading is called as stub। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ये पूरी की पूरी हो गई बॉडी ऑफ द टेबल, ये पूरी बॉडी ऑफ द टेबल। इसके बाद टेबल के अंदर कभी कभी कुछ नोट लिखा जाता है। वो नोट ऊपर अगर लिखा जाएगा तो उसको बोलते हैं हेड नोट, और अगर नीचे लिखा जाएगा तो उसको बोलेंगे फुट नोट। ऊपर लिखा जाने वाला नोट हेड नोट, नीचे लिखा जाने वाला फुट नोट। अक्सर आपने देखा होगा टेबल के अंदर एक नोट लिखा हुआ होता है कि ये डेटा आपने कहां से लिया है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा होता है ये डेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा नोट जो है उसको हम कहते हैं सोर्स नोट, और वो सोर्स नोट हमेशा फुट में लिखा जाता है, टेबल के लास्ट में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो फुट नोट उसको इसलिए नोट कह रहे हैं क्योंकि नीचे लिखा गया है, और अगर वो फुट नोट सोर्स बता रहा है ये डेटा कहां से लिया है तो फिर आप उसको सोर्स नोट भी कह सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको सोर्स नोट भी कहते हैं। सो सर अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आपने सीख ली, सोर्स नोट, फुट नोट, हेड नोट, हेड बॉक्स, बॉडी ऑफ द टेबल, कैप्शन, स्टब, रोज, कॉलम, सेल। ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजी हो गई। कभी कभी इस टर्मिनोलॉजी में से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये टेबल के फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टेबल कैसी होती है, इसके बारे में हमने सीखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, टेबल के बाद अब नंबर आता है डेटा का प्रेजेंटेशन का डायग्राम से। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का प्रेजेंटेशन किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। तो सर डायग्राम से डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं? डायग्राम से डेटा प्रेजेंट करने के भी कई सारे तरीके हैं।
एक है। डायग्राम से प्रेजेंट करने का तरीका होता है लाइन डायग्राम। एक और बात बता दूं मैं, वर्ड ये जो डायग्राम यूज कर रहा हूं, अक्सर डायग्राम की जगह ग्राफ भी यूज करते हैं, ग्राफ की जगह डायग्राम वर्ड भी यूज करते हैं, और इनफैक्ट इन सब की जगह चार्ट वर्ड भी यूज करते हैं। यूजुअली चार्ट वर्ड वहां यूज करते हैं जिसमें पिक्चर्स होती हैं, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली कहीं पे भी यूज हो जाते हैं, डायग्राम या ग्राफ या चार्ट। सो लाइन ग्राफ बोलें या लाइन डायग्राम बोलें, एक ही बात है। डेटा प्रेजेंटेशन कई सारे ग्राफ डायग्राम से हो सकता है, जिसमें मैंने पहले बताया लाइन डायग्राम। दूसरा बता रहा हूं सर बार डायग्राम। जल्दी जल्दी एक एक करके इनको समझेंगे। तीसरा करते हैं सर हिस्टोग्राम। फिर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फिर इसी में फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर इसी के अंदर ओजीव, और ये भी दो तरह का होता है, लेस देन ओजीव एंड मोर देन ओजीव। ठीक है, ये है सर डेटा का प्रेजेंटेशन। और एक लास्ट बचता है सर पाई चार्ट। सो इतने सारे डायग्राम या ग्राफ होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। जल्दी जल्दी से एक एक करके इन सबको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सर। वी हैव सफिशिएंट टाइम विद अस, यस विल बी एबल टू कंप्लीट होपफुली क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट। चलो सर अगले पेज पर बात करते हैं। सो सर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लाइन डायग्राम की बात करता हूं, ठीक है। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं 10 से 20, इसको क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूं, चलो कुछ चेंज कर देता हूं मैं। ईयर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट 2011 में इंडिया से अनाज का 50 मिलियन टन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें माल आया भी और गया भी। 2012 में 60 मिलियन, 2013 में 80 मिलियन कर देते हैं इसको, 2014 में ये 90 मिलियन, 2015 के अंदर ये 60 मिलियन, 2016 के अंदर ये 20 मिलियन। तो ये मैंने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है, एक टेबल बनाई है अपनी तरफ से। किस ईयर में इंडिया से फूड ग्रेन्स का कितना इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ मिलाकर है। 2011 में 50 मिलियन टन, 2012 में 60, फिर 80, फिर 90, फिर 60, फिर 20। किस तरह से इस डेटा को लाइन डायग्राम से प्रेजेंट करेंगे? रूल सेज, ध्यान से सुन लीजिए, इंटरनेशनल रूल है, टाइम शैल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम यहां ईयर में है या मंथ में है, किसी में भी है, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, 2011, फिर 2012, फिर 13, फिर 2014, 2015, 2016, ये हमारा आ गया ईयर। यहां पहले वाले में 2000 लिख देते हैं, बाकी का अंडरस्टूड है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा मिलियन टन में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। आई होप इट इज विजिबल टू यू। यस, तो मैक्सिमम वैल्यू ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कितनी है सर? 90 है। तो 90 को दिमाग में रखते हुए मैं यहां पर बनाता हूं 10, 20, 30 कर लेते। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और सर ये 90। सो नाउ इन द ईयर 2011 टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाज 50 मिलियन टन। 2011 50 मिलियन टन, ये पॉइंट आ गया। 2012 60 मिलियन टन, 2012 60 मिलियन टन, ये पॉइंट आ गया। 2013 80 मिलियन टन, 2013 में 80 मिलियन टन, सर ये पॉइंट आ गया। 14 में 90 मिलियन टन। 15 में 60 मिलियन टन, 15 में 60 मिलियन टन, ये पॉइंट चला गया। और 2016 में 20 मिलियन टन, अरे भाई 15 यहां जाना चाहिए था, ये रहा। और
2016 में 20 मिलियन टन, ये आ गया पॉइंट। तो आप यहां पर देख रहे हैं कुछ बोल्ड पॉइंट्स रेड कलर से मैंने यहां पर मार्क किए हैं। अगर इन पॉइंट्स को मैं इस तरह से मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कहलाता है सर लाइन डायग्राम। तो डेटा को प्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है, एक डिस्क्रीट सीरीज थी यहां पर कौन सी ईयर में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, इस डेटा को मैंने यहां पर प्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज लाइन डायग्राम। आई होप क्लियर है इतनी बात। Yes, sir. चलो आप Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। इसी डेटा को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे बार डायग्राम से यहीं पर। तो अब लाइन डायग्राम के बाद बारी आती है सर बार डायग्राम। सर स्केल से खींचते हैं इस लाइन को, ऐसे खींच देते हैं? ऐसे ही सीधा सीधा दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट आएगी। तो एक पॉइंट मिला देते हैं। पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, दैट्स इट। बहुत स्केल से बना लोगे तो जरा सा अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा। अब बार डायग्राम कैसा होता है ध्यान से देखिएगा। मैं बार डायग्राम बना रहा हूं, मैं बार डायग्राम इसी के ऊपर बनाऊंगा। मैं दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर। तो सर 2011 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट 50 थी ना, तो देखो मैं किस तरह से बना रहा हूं। 2011 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट 50 और इसके लिए मैंने ऐसा बार बना दिया। अब ये बार डायग्राम है। 2012 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट 60 थी सर, मैंने ऐसा किया। ये 2013 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट 80 थी सर, ये गए ये एंड दिस। 2014 में 90 थी सर, ये गए एंड दिस। तो ये बन रहा है आपका बार डायग्राम। 2015 में ये थी 60, दिस एंड दिस एंड दिस। 2016 में ये थी 20। तो इसे हम कहते हैं बार डायग्राम। तो यहां बार डायग्राम और लाइन डायग्राम मैंने अलग अलग कलर से शो करें। ये दो अलग अलग ग्राफ हैं। ऐसा नहीं होता हम हमेशा इन दोनों को एक साथ बनाते हैं। ये मैंने सिर्फ स्पेस बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए एक ही बार एक ही जगह बना लिए। आई होप क्लियर है बार डायग्राम। यस सर। यस। Yes, सर। अब बार डायग्राम भी कई तरह का होता है। एक होता है सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम। शाबाश शाबाश। एक सिंपल बार डायग्राम, और सिंपल बार डायग्राम तो सर मैंने यहां पर बना ही दिया। ये इसी को सिंपल बार कहते हैं। एक होता है सर मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, और एक होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कभी कभी इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर देते हैं तो नाम परसेंटेज बार डायग्राम पड़ जाता है। वो होती एक ही चीज है। तो चीफली तीन तरह के बार डायग्राम, एक सिंपल बार विच आई हैव प्लॉटेड ओवर हियर, एंड एक मल्टीपल बार डायग्राम, और एक सब डिवाइडेड। जल्दी से देखते हैं मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, कैसे हम प्लॉट करते हैं। देखिए मल्टीपल बार डायग्राम में इसी इंफॉर्मेशन को मैं प्लॉट करूंगा और किस तरह से इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग अलग स्प्लिट कर देता हूं मैं। एक्सपोर्ट अलग, इंपोर्ट अलग। आई चलिए काम करते हैं, अगले टेबल पर चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सर मल्टीपल बार डायग्राम की। तो मुझे याद तो एग्जैक्ट नहीं है, 2011, 12, 13, 2014, 2015, 2016 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग कर लेते हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं होगा, हो सकता है पिछली वाली टेबल से थोड़ा डिफरेंट है, बट क्योंकि हमारा पर्पस यहां पर समझना है। 2011 में एक्सपोर्ट हुआ अनाज का 20, इंपोर्ट हुआ 40, एक्सपोर्ट हुआ 10, इंपोर्ट हुआ 30। एक्सपोर्ट हुआ 2013 के अंदर 40, इंपोर्ट हुआ 10। एक्सपोर्ट हुआ हमारा 50, इंपोर्ट हुआ 20। एक्सपोर्ट हुआ 40, इंपोर्ट हुआ 40। एक्सपोर्ट हुआ 20, इंपोर्ट हुआ 60। तो अब मैं इस डेटा को मल्टीपल बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एज आई टोल्ड यू, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ये आ गया हमारा ईयर, और यहां पर हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो सब आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में 50 जा रही है सर। तो 10 और 20 और 30 और 40 और 50। आई होप दिस इज क्लियर।
बात समझ में आ Yes, रही है? sir. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक कलर से एक एक चीज रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोर्ट को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते थे सर। 2011 में एक्सपोर्ट कितना था? 20 एक्सपोर्ट था सर, ये लीजिए 20। 2012 में एक्सपोर्ट था 10, लीजिए सर। 2013 में एक्सपोर्ट कितना हो गया? 40। दिस इज इट। 2014 में एक्सपोर्ट कितना हो गया? 50। 2015 में एक्सपोर्ट कितना हो गया सर? 40। 2016 में कितना एक्सपोर्ट हो गया सर? 20। ये ब्लू कलर से मैंने ऐसे लिख दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोर्ट। और अब रेड कलर लेते हैं सर, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है इंपोर्ट। 2011 में इंपोर्ट था 40, लीजिए 2011 में इंपोर्ट 40। 12 में इंपोर्ट 30, ठीक है। 13 में इंपोर्ट 10, 14 में इंपोर्ट 20, 15 में इंपोर्ट 40, 16 में इंपोर्ट 60। 50 के बाद 60 भी जाएगा। अच्छा, 60 वैल्यू मैक्सिमम है। चलो बेटा, तो यहां पर 60 आ जाएगा। तो ये मैंने एक बार डायग्राम बनाया जिसमें एक ही डायग्राम के अंदर 2 बार्स कवर करे। इसको हम कहते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है। यस सर। Yes, sir. शाबाश शाबाश। इसी के साथ साथ एक और डायग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो मैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम यहीं पर बनाना चाहता हूं सर। ये तो हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। अब सब डिवाइडेड बार डायग्राम को हम यहां बना लेते हैं छोटा छोटा सा करके। इसी पर, इसी टेबल को, इसी डेटा को यूज करते हैं। यहां पर ईयर आ गया, ईयर 2011, 12, 13, 14, 15 और 16। और ये इंफॉर्मेशन आ गई आपकी 10, 20, 30, 40, 50 और यहां पर चला जाएगा सर 60। स्क्रीन पर सबको नजर आ रहा है? यस सर। अब Yes, sir. बात कर रहा हूं सर सब डिवाइडेड की, तो मैं लिख देता हूं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। कहां पर लिखूं? लीजिए, सब डिवाइडेड बार। और ये सब डिवाइडेड बार, ये रेड कलर वाला। सो सब डिवाइडेड बार में हम क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल बनाते हैं। 20 और 40। अरे भाई, टोटल तो ये बहुत ज्यादा जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा। आई नीड मोर स्पेस, मुझे स्पेस और चाहिए होगा। चलिए, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूं मैं, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। 20 + 40 कितना होता है सर? 60। तो 2011 में टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलाकर 60 मिलियन टन का अनाज आया और गया। तो आपने देखा, मैंने इस टोटल 20 + 40 60 को यहां प्लॉट किया। अब इसमें मुझे एक्सपोर्ट अलग शो करनी है, इंपोर्ट अलग। तो कुछ कलर अलग ले लेते हैं, शेडिंग अलग कर लेते हैं। ब्लू कलर ले लिया। एक्सपोर्ट 20, मैंने नीचे 20 एक्सपोर्ट यहां ऐसे ग्रीन कलर से और ये शेडिंग कर दी। तो मैंने यहां लिख दिया ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया सर हमारा इंपोर्ट। और इसी तरह से और भी बार्स बन जाएंगे। तो आपने देखा, इसके अंदर मैंने एक ही बार को डिवाइड कर दिया, इसीलिए ये कहलाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आई होप बेटा क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो चलो, शाबाश। अब डायग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। चलो सर, अगले पेज पर आ जाओ। मेरे पास एक डेटा है, एक क्लास इंटरवल सपोज ले लेते हैं हम। यहां पर 10 से 20 के बीच मार्क्स लाने वाले, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इनके बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 5, 8, 3, 4। ये मैं डेटा प्लॉट करना चाहता हूं।
तो इस डेटा को प्लॉट कर सकते हैं हम एक डायग्राम पर, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। मुझे और स्पेस चाहिए होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूं सर। हिस्टोग्राम, ठीक है। तो सर हिस्टोग्राम से हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लीजिए भाई, क्लास इंटरवल यहां बना रहा हूं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 8 तक जाएगी सर। तो 2, 4, 6 और 8, यहां गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, हिस्टोग्राम बार डायग्राम की तरह से होता है, लेकिन फर्क इतना है कि बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं उनमें फर्क पड़ता है। बार डायग्राम के बार्स में बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम के बार्स में बीच में गैप नहीं होता। क्या मतलब है मेरा? 10 से 20 के बाद 5 स्टूडेंट्स थे, 10 से 20 के बीच मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट। तो आपने देखा मैंने एक बार बनाया, 10 से 20 वाली क्लास को कवर अप किया, और इसकी हाइट कितनी रखी? 5 के बराबर यहां पर। फिर 20 से 30 के बाद बीच में स्टूडेंट्स कितने सर? 8। तो इनको कवर अप किया। 30 से 40 के बीच में स्टूडेंट है 3, इसको कवर अप किया सर मैंने। और सर 40 से 50 के बीच में स्टूडेंट्स कितने सर? 4, इसको कवर अप कर दिया मैंने। 40 से 50, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। तो इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम। देखो बेटा, आपने मोड पढ़ रखा है क्या? यस सर। अरे भाई 9th 10th क्लास में मोड का नाम तो सुना होगा। यस सर। घबराओ नहीं, चिंता मत करो, मोड मैं पढ़ाऊंगा। मोड अभी आपका पढ़ाना है। जब मैं डिस्पर्जन सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करूंगा तो मैं मोड भी डिस्कस करूंगा मैं। बट आपने मोड सुना तो है ना? यस सर। चलो बस इतनी बात बता रहा हूं। मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम? मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। और देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बता भी रहा हूं मैं। रूल कहता है मोड उस क्लास में लाई करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है, यानी मोड की वैल्यू 20 से 30 के बीच में आएगी। तो सर 20 से 30 के बीच में मोड कैसे निकालूं? हिस्टोग्राम से। रूल सेज हाईएस्ट हिस्टोग्राम का बार, उसके दोनों कॉर्नर को हाईलाइट करो। ये बार जिन 2 बार से मिला हुआ है, इधर लेफ्ट और राइट में, जहां कॉर्नर पर मिला है उन कॉर्नर्स को हाईलाइट करो। तो आप देख रहे हैं 4 कॉर्नर्स हो गए यहां पर। अब इन चारों कॉर्नर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मीट करवाओ डॉटेड लाइन से। तो सर मैंने इसके लिए डॉटेड लाइन बनाई और मैंने इसके लिए डॉटेड लाइन बनाई। अब ये दोनों डॉटेड लाइन का आपस में इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर हो रहा है वो ये रहा। इस पॉइंट का नीचे देखिए प्रोजेक्शन कहां जा रहा है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली शायद 23 के आसपास आएगी। ये Yes, sir, मोड माना 23। जाएगा, ये माना जाएगा सर मोड। इसे मोड बोलेंगे। आई होप बात समझ में आ रही। Yes. सो मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं हिस्टोग्राम से मैंने बता दिया। हाईएस्ट बार के 2 पॉइंट, हाईएस्ट जिससे एडजॉइंट था उनके 2 पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलाया, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नीचे प्रोजेक्ट किया, जो वैल्यू आ रही है दैट इज मोड। ठीक है, यस सर। चलो चलो आगे की बात करते हैं। डायग्राम में हमने एक और चीज पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या होता है सर ये फ्रीक्वेंसी कर्व? तो आइए फ्रीक्वेंसी कर्व भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। इसी डेटा को रिप्रेजेंट करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी कर्व पर, जैसे कि मैंने हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करा था। और फ्रीक्वेंसी कर्व के साथ साथ एक कर्व और हमने पढ़ा था जिस पर हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के। रूल सेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, एक्स एक्सिस पर ऐसे ही क्लास इंटरवल बनाइए सर आप, 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहां पर डेटा ऐसे ही 2, 4, 6, 8।
और यहां फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे प्लॉट करते हैं ध्यान से देखिए। 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच जो क्लास इंटरवल है ये रहा, इसके मिड पॉइंट से चलेंगे। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी प्लॉट करनी है? 5। इसके मिड पॉइंट से ऊपर गए 10 से 20 के बीच, और यहां 5 कहां जाएगा सर? यहां तक जाएगा, ये रहा गया पॉइंट। 20 से 30 के बीच 8, 20 से 30 यहां मिड से स्टार्ट करूंगा और 8 ऊपर जाएगा, ये आ गया सर पॉइंट। 30 से 40 के बीच 3, मिड से स्टार्ट करूंगा सर, 3 यहां जाएगा, ये रहा पॉइंट। 40 से 50 के बीच 4, मिड से स्टार्ट करूंगा सर, यहां आ जाएगा, ये रहा। तो मैं ये पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट आ गए सर। और इन चारों पॉइंट को सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, और पॉलीगन का मतलब मैनी साइड्स वाला। इसमें बहुत सारी साइड है, 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारी हो सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है बेटा? यस सर। शाबाश Yes, शाबाश। sir. अरे बच्चों या समझ में आ रहा है सबको? यस रितु, सर। अंकिता, विवेक, सक्षम, सर इंजमाम, मधु, यस सर। सर एक जल्दी बार जल्दी और रिवीजन हो repeat रहा है कर ना? दो। एक बार सर, रिपीट कर सर, दो बेटा। यस सर, एक बार हाँ, और जल्दी। बता दो। शाबाश। देखो बेटा, मैंने क्या किया है, ये जो क्लास इंटरवल है ना, इस क्लास इंटरवल के मिड में से मैंने स्टार्ट किया। क्लास इंटरवल का मिड 10 से 20 के बीच, ये रहा पॉइंट, ये मिड से स्टार्ट किया, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी थी 5, तो यहां आ गया, यहां से 5, ये पॉइंट आ गया। समझ रहे हैं ना? फिर 20 Yes, से sir. 30 के बीच मिड से स्टार्ट किया, इसके लिए फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी थी 8, यहां 8, यहां मिड से गया, ये रहा सर, ये पॉइंट आ गया। 30 से 40 के मिड से 3, 30 से 40 के मिड से ये 3 आ गया, और 40 से 50 के मिड से 4, इसके मिड से 4, और इन सारे पॉइंट को कुछ नहीं करना, मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके सर, आ गया समझ। शाबाश शाबाश। बात करते हैं आप फ्रीक्वेंसी कर्व की। सुनिए ध्यान से। फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करने के लिए मैं अपना कलर येलो ले रहा हूं, और फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट कर रहा हूं मैं यहां पर येलो कलर से हल्का सा। फिर से वही क्लास इंटरवल लेंगे, फिर से आपके पास ऐसे 4 पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब ध्यान से सुनिए, इन पॉइंट्स को अगर आप स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को फ्री हैंड स्मूथ कर्व से मिलाते हैं, फ्री हैंड स्मूथ कर्व से, यानी ऐसा कर जिसमें कॉर्नर्स ना हो, तो फिर ऐसा कर जरूरी नहीं पॉइंट से पास करे, पॉइंट से भी पास कर सकता है, पॉइंट्स के आसपास से भी जा सकता है। तो ऐसा फ्री हैंड स्मूथ कर्व आपने देखा, मैंने जल्दी से बनाया, इसमें कॉर्नर नहीं है, और ये पॉइंट्स के पास से या पॉइंट्स से भी गुजर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी कर्व। ये एक रफ स्केच है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ये एक रफ डायग्राम है, रफ प्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब सुनो बेटा, फ्रीक्वेंसी कर्व की बात कर रहा हूं मैं, अगले पेज पर जा रहा हूं। बात चल रही है सर फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व कई तरह के हो सकते हैं। एक मिक्स्ड शेप, कैसा भी कुछ भी फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने बनाया, इस तरह से फ्रीक्वेंसी कर्व आ गया, ये आ गया सर मिक्स्ड शेप। एक यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, यू शेप फ्रीक्वेंसी कर्व का शेप यू जैसा होगा सर, ऐसा आ गए फ्रीक्वेंसी कर्व। एक जे शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, सुनते रहना बात मेरी बेटा, जे शेप फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा है सर, ये जे शेप। एक बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा होगा सर, घंटी जो होती है बेल, इसके जैसा हो जाएगा बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व। कई बार फ्रीक्वेंसी कर्व को हम बाई मॉडल भी कहते हैं। बाई मॉडल का मतलब उसके अंदर टू नोट्स आएंगे, एक नोड ये वाली, एक ये नोड ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये अलग अलग नाम है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, देखो बेटा सुनो ध्यान से, इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं होता? सुनो मैं ऑप्शन दे रहा हूं,
बच्चों सुन रहे हो ना कान लगाकर, कौन Yes, सी sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी करनी Yes, होता। अब Yes, उसने sir. कहा यू शेप्ड, जे शेप्ड, बेल शेप्ड, टी शेप्ड। टी शेप्ड। टी शेप टी शेप अब बच्चा T-shape जब वो नहीं उसने होता। यू देखा, जे देखा, उसने देखा ये यू भी है, जे भी है, टी भी है, ये सब के सब अल्फाबेट हैं। बेल शेप कुछ अलग अलग सा लग रहा है, उसने बेल शेप पे क्लिक कर दिया। उसका ऑप्शन गलत था। बेल शेप भी होता है, जे शेप भी होता है, यू शेप भी होता है, टी शेप कोई कर्व नहीं होता, क्योंकि टी शेप बनने के लिए फ्रीक्वेंसी कर्व को टूटना पड़ेगा। समझ रहे ना? Yes, ऐसे sir. ऐसे Yes, या sir. Yes, ऐसे, sir. और वो फ्रीक्वेंसी कर्व टूटेगा नहीं। तो फ्रीक्वेंसी Yes, कर्व sir. जे शेप्ड, यू शेप्ड, बेल शेप्ड, मिक्स शेप्ड या बाई मॉडल फ्रीक्वेंसी कर्व हो सकता है। तो जितनी भी मैंने यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज करी ना बेटा इस चैप्टर में, एक एक को ध्यान से सुन लेना। ये एग्जाम में, इस एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है सारी टर्मिनोलॉजी। कोई चीज मैंने आपके एग्जाम के स्कोप से बाहर नहीं बताई है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। शाबाश Yes, शाबाश। sir. डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक आखिरी तरीका देखते हैं। नहीं, एक तरीका और भी है, दो तरीके और बचे। एक ओजीव, ओजीव की बात समझते हैं सर। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम सुन लो बेटा ध्यान से। अगर आपने ओजीव नहीं समझा तो फिर कुछ नहीं समझा। जितने डायग्राम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओजीव है, और ओजीव पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर आके क्वेश्चन बनी जाता है। मैंने क्लास इंटरवल ली सर, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स थे 60 से 70, उनकी फ्रीक्वेंसी 5, 8, 3, 10, 2, 4 यहां मैंने लिख दिया। ये रही फ्रीक्वेंसी। अब अगर मैं आपसे पूछूं 10 से 20 मार्क्स के बीच लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका जवाब होगा सर 5। 20 से 30 के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका जवाब होगा सर 8। अब सुनो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं। 30 से कम मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 8। नहीं, सुन 11। 13। 13। यस सर। अरे बेटा 30 से कम में 20 से 30 भी काउंट होगा, 30 से कम में 10 से 20 भी काउंट होगा। तो जब मैं 30 से कम कहूंगा ये दोनों काउंट होंगे, 8, 5, 13। 40 से कम ये भी, ये भी, ये भी, 8, 5, 13 और 3, 16। ये सब 40 से कम है। 70 से कम ये सब के सब है। समझ गया ना? तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जरा चेक कर लेते हैं भाई। 8 और 5 13, 3 16, 10 26, 27 28, 4 32, ये 32 स्टूडेंट्स हैं। और ये 32 के 32 स्टूडेंट्स 70 से कम वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपसे पूछा था ना 30 से कम, या मैं ऐसे बोलता हूं 30 से ज्यादा, तो गौर से देखो 30 से कम 8 और 5 13, 30 से ज्यादा तो यहां से काउंट होगा 3 + 10 + 2 + 4। तो फ्रीक्वेंसी को मैं एक्यूमुलेट करके पूछ रहा हूं आपसे, 30 से कम 30 से ज्यादा, तो मैं फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट कर सकता हूं एक और तरीके से, जिसको बोलता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का कलेक्शन। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन का मतलब इससे कम, 20 से कम मार्क्स वाले 5 सर, 30 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 5 और 8 13, 40 से कम मार्क्स वाले कितने सर, 13 और 3 16, 50 से कम वाले 16 10 26, 60 से कम वाले 26 और 2 28, 70 से कम वाले 28 4 32। दिस इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रेड कलर से लिख रहा हूं। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्क समझ लीजिएगा ध्यान से। मैं आपसे पूछता हूं 10 से ज्यादा मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? आप कहेंगे सर सबके सब 10 से ज्यादा वाले हैं, क्योंकि कोई भी क्लास 10 से कम में आ ही नहीं रही। तो Yes, कितने sir. सर? 32 के 32। 20 से ज्यादा वाले, तो अब इसमें से आप ये 5 स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये 20 से कम वाले हैं। समझ रहे हैं ना? तो 32 में से Yes, आप sir. 5 माइनस कर दोगे 27. तो कितना बच जाएगा सर? 27 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो 20 से ज्यादा वाले, इन सब का एडिशन 8 + 3 + 10 + 2 + 4, और ये 5 हट गया। फिर मैं ऐसे बोलता हूं 30 से ज्यादा वाले, तो आप इस 27 में से 8 भी माइनस कर दोगे। समझ रहे हैं ना? 19। यस 27 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा सर? 19। 19। फिर 40 से ज्यादा वाले, फिर 19 में से 3 माइनस कर दोगे, 16। 16 फिर 50 से ज्यादा वाले, 16 में से 10 माइनस कर दोगे,
छह। छः। फिर सर 60 से ज्यादा वाले 6 में से 2 माइनस कर दोगे 4। ये आ गए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में कैसे मैंने प्लॉट की? यस सर। Yes, sir. यस यस बच्चों बेटा बात समझ में आ रही है ना किस तरह से मैं कर रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। यस यस अब सुनो ध्यान से, बात सुनो। लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 32 यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल आएगा ओवर अ क्लास लिमिट एंड अबव अ क्लास लिमिट। 5 और 27 32, 13 19 32, 16 16 32, 26 6 32, 28 4 32। अरे कोई जादू नहीं हो गया बेटा, इन सबका सम ऐसे कर रहा हूं 32 से आ रहा है। और क्यों आ रहा है मैंने अभी अभी बताया स्टेटमेंट, किसी भी क्लास लिमिट से कम और उससे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन होगा वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर ही आएगा। इसको आप ऐसे समझो, 40 मार्क्स से कम वाले स्टूडेंट्स कितने? सो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16। 40 से ज्यादा वाले वो भी 16। तो बेटा इन दोनों का सम 32 ही तो आएगा, आना चाहिए ना? यस सर। Yes, sir. अरे भाई क्लास में 32 स्टूडेंट बैठे हैं, देखो मेरे हाथ को देखो ऐसे, क्लास में 32 स्टूडेंट्स बैठे हुए। मैंने कहा जिनके मार्क्स 20 से कम है वो इधर आ जाओ, जिनके 20 से ज्यादा है वो इधर आ जाओ। 20 से कम वाले इधर, 20 से ज्यादा वाले इधर। तो सबको टोटल करूंगा, ये टोटल के टोटल स्टूडेंट्स 32 थे तो 32 ही तो सम आना चाहिए ना बेटा। Yes, sir. तो इस तरह से किसी भी लिमिट से ज्यादा किसी भी लिमिट से कम इन सब फ्रीक्वेंसी का सम लेस देन मोर देन इनका सम फ्रीक्वेंसी के टोटल के इक्वल ही आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. इन मोर देन लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लॉट करने के लिए जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं ओजीव। और ओजीव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह की है इसलिए ओजीव भी 2 तरह के होते हैं, एक लेस देन ओजीव एक मोर देन ओजीव। जल्दी जल्दी से प्लॉट करते हैं सर। आ जाओ भाई ब्लू कलर से आ जाओ। रूल सेज क्लास इंटरवल को हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। जैसे मैंने अभी रूल बताया था टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर, इसी तरह क्लास इंटरवल को हमेशा एक्स एक्सिस पर। तो सर 0 10 20 30 40 50 60 और ये आ गया 70। ये आ गई क्लास। चलो 70 नजर नहीं आ रहा लेकिन समझ में आ जाएगा इसके बाद। इसके बाद आ गई सर फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव मैक्सिमम 32 तक वैल्यू जाएगी। तो 4 4 का गैप ले लें। चलो 4 4 धुनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32। ठीक है। अब ये y एक्सिस पर हम हमेशा फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी y एक्सिस पर ही प्लॉट करी जाती है। मोर देन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ये सब y एक्सिस पर प्लॉट करी जाएगी। अब मैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कैसे करेंगे? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास की अपर लिमिट के थ्रू प्लॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट से पढ़ी जाती है। गौर से देखो इधर मैं कैसे पढ़ रहा हूं। 20 मार्क्स से कम 5 स्टूडेंट्स, मैं 10 से कम नहीं बोल रहा, 20 से कम 5, 30 से कम स्टूडेंट्स 13, 40 से कम स्टूडेंट्स 16। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लिमिट से पढ़ी जाती है सर? अपर लिमिट से। अपर लिमिट से। इसी तरह मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लिमिट से पढ़ी जाती है सर? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट से। तो एलसीएफ को प्लॉट करूंगा अपर लिमिट पर 20 पर 5, 20 पर 5, फिर 30 पर 13, 30 पर 13, फिर 40 पर 16, 40 पर 16, फिर 50 पर 26, 50 पर 26 और 60 पर 28, 60 पर 28 और सर 70 पर 32, 70 पर 32। आ गई बात समझ में? चलो अब इन पॉइंट्स को सर एक रफ हैंड फ्री हैंड कर से मिला दो सर। दिस इज कॉल्ड एज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या लेस देन ओजीव भी इसको कहते हैं। ब्लू कलर से एलसीएफ था, ब्लू कलर से मैंने बनाया लेस देन ओजीव। अब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रेड कलर से बना रहा हूं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट से पढ़ते हैं। लोअर लिमिट 10, 10 पर 32 सर, 10
पर 32, 20 पर 27, 20 पर 27, 30 पर 19, 30 पर 19, 40 पर 16, 40 पर 16 और 50 पर 6, 50 पर 6 और सर 60 पर 4, 60 पर 4। और अब इसी तरह से फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। ये जो रेड कलर से बना है, दिस इज कॉल्ड एज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या मोर देन ओजीव। ठीक है, MCF और सर ये था LCF। आ गई बात समझ में? अब Yes, सुन sir. लो बात आगे की ध्यान से। ये दोनों कर्व जिस पॉइंट पर कट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नीचे जो प्रोजेक्शन आता है वो 40 आ रहा है। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज मीडियन। Median. मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजीव। मीडियन को ग्राफ में ओजीव के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मीडियन कैलकुलेट करने का। LCF MCF जहां कट कर रहे हैं उनका इंटरसेक्शन नीचे प्रोजेक्ट किया, जो वैल्यू आ गई वो मीडियन है। हाँ बच्चों, बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। अब जल्दी से एक लास्ट बात पर चलते हैं जी। पाई चार्ट सर आखिरी डायग्राम है, करना जरूर है सर। क्लास इंटरवल ही ले लेते हैं। 10 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। चलो, फ्रीक्वेंसी 5, 8, 12, 6 और आगे किसी तरह इसका टोटल करिए। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 10 25, 25 और 6 कितना होता है सर? 31, 31 और 5 36। जानबूझकर मैंने नंबर ऐसे लिए कि इनका सम जरा सिंपल सी वैल्यू आ रही है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और कोई बात नहीं है। तो सर इन सब का सम 36 आ गया। इस सबको पाई चार्ट पर कैसे प्लॉट करते हैं? पाई चार्ट एक डायग्राम है जो सर्कल में प्रेजेंट होता है। सर ये रहा सर्कल, ये रहा पाई चार्ट। इसके अंदर हम पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे 360 डिग्री के अंदर 36 फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो रिलेट कर रहा हूं। आसान नंबर 36 मैंने क्यों लिया है? तो Yes, sir. 360 डिग्री में इस 36 पूरी फ्रीक्वेंसी के सम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें यहां एक कन्वर्जन फॉर्मूला निकालना है। कन्वर्जन क्या कहता है सर? फॉर्मूला, अगर 36 फ्रीक्वेंसी को 36 डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे तो सर एक फ्रीक्वेंसी को 360 बाई 36 यानी 10 डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गया ना? तो अब इसका डिग्री कन्वर्जन निकाल लेते हैं। तो सर 5 फ्रीक्वेंसी को 50 डिग्री में, 8 को 80 में, 12 को 120 में, 6 को 60 डिग्री में, 5 को 50 डिग्री में, उन सब का सम करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब शाबाश शाबाश। अब पाई चार्ट में 50 डिग्री, ये रहा सर 50 डिग्री अंदाजे से बना रहा हूं भाई, बहुत अच्छा नहीं होगा शायद। ये आ गई हमारी पहली क्लास 0 से 10। अगर कोई नाम था तो वो नाम हमने यहां दे दिया, क्लास थी, क्लास इंटरवल यहां लिख दिया। फिर अगली क्लास 10 से 20 80 डिग्री, तो ब्लू कलर से सपोज बना देते हैं 10 से 20 80 डिग्री और कुछ शेडिंग भी अलग कर देते हैं सर। ये आ गए 10 से 20, ठीक है। फिर 20 से 30 120 डिग्री, 120 डिग्री सर कुछ और कलर से, रेड कलर से बना देता हूं यहां पर अब, ठीक है नहीं। और ये सर आ गया, ये हो गया हमारा कौन सी क्लास? 20 से 30। और इसके बाद 30 से 40 60 डिग्री और फिर 50 डिग्री। तो सर 60 और 50 में कोई और कलर ले लेते हैं। ये 60 आ गया और सर ये 50 आ गया। तो इस तरह से हम पाई चार्ट से भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो होता है वो डिग्री कन्वर्जन कैसे कैलकुलेट करना है। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये बोला, एक टेबल के अंदर टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 36 है, उसमें एक क्लास इंटरवल के अंदर फ्रीक्वेंसी 12 को पाई चार्ट में कितनी डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे? बस 4 ऑप्शन दे दिए, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130, 140। बताओ कितनी डिग्री? 120।
बस। तो आप ये मत सोचना सर पाई चार्ट तो डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं हो सकता, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Very nice. It was really overwhelming. Nice to have interaction with you. Many of you remain connected with me. Listen to me patiently. This was a theory part that we have covered today. That was not that much interesting as we have to have in another coming classes. तो आगे आने वाली क्लासेस में और ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट, अब हमें थ्योरी तो हो गई हमारी, प्रैक्टिकल पार्ट करना है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, जिस पर सबसे ज्यादा पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरी बात को मार्क कर लीजिए, मैं कोई बैट नहीं लगा रहा, बट इट इज यूजुअली ट्रू। जितने अब तक सीएमए के एग्जाम हुए, जितने भी एग्जाम हुए, उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो जिस टॉपिक से पूछे गए वो टॉपिक इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर कवर अप करने वाले हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट मिस दैट। और वो टॉपिक इनफैक्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, फील्ड लाइफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है। Thank you very much. It was really nice to have all of you with me. Thank you, sir. See you again in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, dear Okay, sir. students. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye, beta. Bye. Thank you, sir. Thank you, beta.